जय हिंद साथियों। आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 15 आज हम 16 वाले पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 16। और मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि ये लेक्चर मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाया था, कुछ वजह थी। तो आज ये लेक्चर ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। और ये जो हम जो क्लास डेली का कर रहे हैं, ये नीट और जितने भी मेडिकल से जुड़े हुए एग्जाम या फिर साइंस स्ट्रीम के एग्जाम होते हैं, उन सभी में इससे आपको मदद मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और इन्हीं के साथ मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूँ। और इस स्लाइड के बाद मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, और इस स्लाइड में जो है उस चीज के बारे में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में बात करते हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेल में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 है, मतलब n है, 1 नहीं कह सकते, n है, n मतलब एक ही सेट क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ऐसे जो सेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें हैप्लॉइडी होते हैं। प्लॉइडी क्या होता है? हैप्लॉइडी होता है, मतलब एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो ऐसे ऐसे जो सेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। इसकी जो है ना एग्जांपल हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ना शुरू करेंगे, प्लांट्स किंगडम का या फिर एल्गे फंगी का, इस सब चीज का, तो वहां पर बहुत सारे पढ़ने को मिलेगा। पहले यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ इन चीजों का जिक्र किया गया है कि हैप्लॉइडी और डिप्लॉइडी क्या होता है, या फिर मतलब इसको पूरे पोलैडी बोल सकते हैं, ठीक है। पोलैडी क्या होता है? तो एक ही सेट क्रोमोसोम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। और अगर 2 सेट क्रोमोसोम होता है तो उसे डिप्लॉइड बोलते हैं। इसको लिख सकते हैं इस प्रकार 2n, ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखिए, आप जो ये सेल देख रहे हैं, इस सेल में क्या है? अगर ए क्रोमोसोम है तो एक ही है, बी है तो एक ही है, सी है तो एक ही है, डी है तो एक ही है। इस प्रकार से जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो सिर्फ एक ही होंगे, ठीक है। ऐसे जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। और उसमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और देखिए इसको एन जीनोम टोटल क्रोमोसोम, ये आप देख रहे हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एन जीनोम, ये जो एन दिखा रहा है क्या? जीनोम। जीनोम का ये मतलब होता है कि जो एक जनरेशन से क्या होता है दूसरी जनरेशन में जाता है उसे बोलते हैं जीनोम, या फिर उसे को क्रोमोसोम बोलते हैं। अब कह रहा है एन जीनोम टोटल क्रोमोसोम ए हैप्लॉइड सेल। एन दिखा रहा है क्या कि जितना सेल में क्रोमोसोम है बस उतना ही है, ठीक है। जितना कितना सेल में क्रोमोसोम है उसे एन से डिनोट किया हुआ है। तो अगर कह रहा है, आगे देखिए लिखा, सी इज द टोटल वेट ऑफ डीएनए इन ए हैप्लॉइड सेल। सी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि एक सेल में जो डीएनए है उस डीएनए का क्या है, वेट कितना है, वजन कितना है, इस चीज को दर्शाता है। आगे जाकर हम आप इसको बताएंगे और अच्छे से। आगे देखिए डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड जो है जिसके अंदर क्या है? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक ही क्रोमोसोम का पेयर बना हुआ है। मतलब एक क्रोमोसोम है, ए है तो उसका एक और ए है। मतलब मान लीजिए एक क्रोमोसोम ए है और ये क्या है, ये जो है दूसरा भी ए ही है, तो मतलब ये पेयर में हो गया। तो पेयर में हो गया तो ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं कि इस प्रकार से जितने भी क्रोमोसोम पेयरिंग में होते हैं सेल में, ऐसे सेल को डिप्लॉइड बोलते हैं। उसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए इस प्रकार से देख रहे हैं, ए है तो ए ही है, ए के साथ पेयर बना रहा है। बी है तो 2b है, तो इस प्रकार से बी का पेयर बना रहा है। सी है तो 2c है, तो 2 का सी का पेयर बना रहा है। और डी है तो 2d है, इस प्रकार से डी का पेयर बना रहा है। और इसमें क्या बता रहा है कि ये जो है डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। और इसमें क्या है? क्रोमोसोम की संख्या क्या है? पेयरिंग में है। कहता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, हर एक का देखिए 2 सेट कह रहा है कि अगर एक ए क्रोमोसोम है तो उसका सेट क्या 2 है, 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब ए का एक और सेट है, बी का एक और है, सी का एक और है, डी का एक और है। तो इस प्रकार से जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उसे क्या बोलते हैं? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। और आगे देखिए 2n यहां पर जीनोम लिखा गया क्योंकि यहां पर जो पेयरिंग कर रहा है, ठीक है, पेयरिंग कर रहा है तो 2n जीनोम लिखा गया। और इसको कह रहा है टोटल सेल ऑफ
2n को क्या बोला गया, टोटल क्रोमोसोम इन ए डिप्लॉइड सेल, मतलब एक डिप्लॉइड सेल में अगर क्रोमोसोम की संख्या है कितना है तो 2n बोलेंगे। 2n का मतलब हमेशा रहेगा कि जितना भी अगर कोई सेल है उस सेल में अगर हम बोल रहे हैं कि इसका क्या पोलैरिटी 2 है, 2n है, तो 2n है तो मतलब इसका ये मतलब होता है कि इसमें अगर क्रोमोसोम है तो क्या है, पेयरिंग में है, ठीक है, पेयर में है। एक क्रोमोसोम है तो उसके बगल में भी एक और होगा उसी पोलैरिटी, मतलब उसी जो ए सेट, मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है ए, और उस अगर उसके बगल में होगा तो कौन होगा, ए ही होगा। तो इस प्रकार से जो भी होता है उसे पेयर में बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए 2c लिखा हुआ है, टोटल वेट ऑफ डीएनए इन ए डिप्लॉइड सेल। 2c का मतलब यह है कि जितना क्रोमोसोम है उसको उसका वेट कितना होगा, और उससे डीएनए, डीएनए क्या है, अगर क्रोमोसोम का ही फॉर्म तो डीएनए है, उसी चीज को बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए अब पोलैरिटी क्या होता है, पोलैरिटी के बारे में लिखा। पॉलीपोलैरिटी क्या होता है, पॉलीपोलैरिटी का मतलब हो गया मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ए सेल इज कॉल्ड पॉलीपोलैरिटी। पॉलीपोलैरिटी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक सेल है तो इस सेल में जो है ना क्रोमोसोम की संख्या जो है 2 सेट से ज्यादा है, मतलब इस प्रकार से एक इस प्रकार से है तो क्या है, पॉलीपोलैरिटी कर रहा है, इसमें 3n है, 3n है। इसी प्रकार से अगर एक और सेल बनाते हैं उसमें क्या 4n होगा, तो इस प्रकार का जो पोलैरिटी होता है उसे क्या बोलते हैं, पॉलीपोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉलीपोलैरिटी बोलते हैं, ऐसे सेल को पॉलीपोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पोलैरिटी इन ह्यूमन, ह्यूमन में क्या है पोलैरिटी, देखिए ह्यूमन मानव जो है ना उसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, तो ह्यूमन में जो पोलैरिटी है मानव का 2n है, क्या है 2n है, 2n है, तो इसे क्या कहेंगे, ऐसे पोलैरिटी जो ह्यूमन का है डिप्लॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल बोलते हैं या फिर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी इसमें क्रोमोसोम क्या होगा, 2n होगा, 2n, ठीक है। अब देखिए ये मैन है, मैन का सिंबल रिप्रेजेंट करने का इस प्रकार से होता है और फीमेल का इस प्रकार से होता है, आप इस सिंबल को याद रखेंगे 100%। आगे देखिए यहां पर लिखा हुआ मैन का जो ये सेल है, इस सेल ये मान लीजिए क्या है, वो सेल है जिससे क्या हो सकता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। हम लोग जानते हैं जर्मिनेटिव सेल जो होते हैं उसी से क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये क्या है, एक ऐसा सेल है जिसमें क्या क्रोमोसोम की संख्या क्या है, हम लोग जानते हैं कि मानव में क्या होती है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है, और इसकी पेयरिंग की बात करें तो 23 पेयर होते हैं, ठीक है। और 23 पेयर क्रोमोसोम होता है तो अगर जब आगे जाकर स्पर्म बनाता है तो उसकी पोलैरिटी n होगी, n होगी मतलब उसमें 23 क्रोमोसोम ही आएगा। और जब एक बच्चे का निर्माण होता है तो आप उसमें देखते हैं फिर से क्या होता है कि 2n है, मतलब 46 क्रोमोसोम है और 23 पेयर में है, तो कहां से आया, कहां से आता है, तो जब फादर का स्पर्म और मदर का क्या होता है, एक जब फ्यूज करता है तो आधा फादर से आ जाता है क्रोमोसोम 23 और आधा जो है 23 मदर से आता है, दोनों जब आपस में आता है फ्यूज करता है तो उससे क्या होता है कि उस सेल के अंदर जो पोलैरिटी होती है वापस से हमारे पेरेंट्स 2n के जैसा हो जाता है, यही वजह होता है। आप देख सकते हैं इसमें मेन जो है, मेन को देख रहे हैं, मैन का जो ये सेल है जिससे क्या हो रहा है कि स्पर्म बढ़ रहा है, स्पर्म का जो डायग्राम होता है इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये गैमेट होता है क्या, जो कि अंडे बनते हैं तो उसी को गैमेट बोलते हैं, स्पर्म बोला गया, ठीक है। स्पर्म और ओवा को दोनों को एक जनरल टर्म दे दिया है गैमेट, ठीक है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, दो एग स्पर्म और एग तो फ्यूज होते हैं तो क्या होता है, वो जो उसे टर्म दे दिया जाता है जाइगोट, ठीक है। आगे देखिए जब ये सेल क्या होता है डिवाइड करके स्पर्म बनाता है तो जो स्पर्म होता है उसमें क्या होता है, पोलैरिटी जो होता है n होता है और उसमें 23 क्रोमोसोम ही होते हैं, ठीक है। आधा ये होता है और ये आधा। अब देख रहे हैं फादर में जो है ये सेक्स क्रोमोसोम है और ये क्या ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से पेरेंट्स में है, मतलब मान लीजिए कि आधा फादर में है आधा क्या है मदर में, तो दोनों क्या होता है सेम ही होता है, ठीक है। मतलब या फिर कह सकते हैं कि ये जो है ये ऑटोसोम है तो दोनों क्या होगा सेम ही गुण का होगा, मतलब दोनों का
क्वालिटी क्या होगी, सेम सेम होगी। लेकिन इन दोनों पे डिपेंड करता है कि आगे का जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ये जो डिपेंड करता है एक्स वाई क्रोमोसोम पे पड़ता है, ठीक है। लेकिन मदर वाले को देख लीजिए, यहाँ पर फीमेल का है ये, या एक सेल है जिससे क्या होगा, ओवा बन रहा है, ये ओवा है, ये दोनों ओवा है, और इसका पोलैरिटी क्या एन है, और 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। आप देख रहे हैं 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। और आगे देखिए, जब ये 23 क्रोमोसोम है तो जब यहाँ पर, ठीक है, 23 क्रोमोसोम है इसमें, और इसमें भी 23 क्रोमोसोम है। आप जो ये ऑटोसोम देख रहे हैं, क्रोमोसोम ऑटोसोम क्रोमोसोम, ये जो है पेयरिंग 22 तक क्या होगी, सेम होगी दोनों। लेकिन और इसमें तो फीमेल वाले में तो टोटल ही सेम ही है, ठीक है, एक्स एक्स है क्रोमोसोम, और यहाँ सेक्स क्रोमोसोम क्या है फीमेल में, दोनों एक्स एक्स ही है। लेकिन फादर में क्या है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई है। तो अब इससे ये भी पता चलेगा कि जो अगला जो बच्चा जनरेशन में बच्चे जन्म लेंगे वो मेल लेंगे या फिर फीमेल लेंगे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फादर पे डिपेंड कर रहा है। जब एक्स क्रोमोसोम, जब देखिए ये वाई क्रोमोसोम है और ये एक्स क्रोमोसोम है, जब ये एक्स एक्स मैच करेगा तो क्या होगा, फीमेल बच्चे जन्म लेंगे। क्यों जन्म लेंगे, क्योंकि हमारे मदर का देखिए एक्स एक्स है, तभी तो मदर फीमेल है। और जब एक्स वाई फ्यूज कर जाएंगे तो वो कैसे मेल हो जाएगा, मेल हो जाएगा मतलब ये फादर का देख लीजिए, तो फादर का कैसा है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई से क्या हो जाएगा, एक्स वाई जब फ्यूज करेगा तो बच्चा कैसा होगा, मेल होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ ऑटोसोम प्लस क्रोमोसोम इक्वल्स टू 2 and 46, मतलब ऑटोसोम क्या हो गया, 22 जोड़ा, ठीक है, 22 जोड़ा हो गया, और ये सेक्स क्रोमोसोम एक जोड़ा, तो 22 जोड़ा प्लस एक जोड़ा मतलब एक जोड़ा मतलब 2 क्रोमोसोम, 22 जोड़ा मतलब 44 क्रोमोसोम, दोनों करके क्या 44 प्लस 2 इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर पेयरिंग की बात करें तो क्या 23 पेयर हो जाएगा। इस प्रकार से इस स्लाइड का बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। अब अगले स्लाइड में हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, हम इस स्लाइड की बात करते हैं आपके सामने। पहले इस स्लाइड से पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी शायरी सुना देता हूँ। कहा जाता है कि दिल तोड़ने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती, दिल तोड़ने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती, प्यार में हर किसी को वफा क्यों नहीं मिलती, प्यार में हर किसी को वफा क्यों नहीं मिलती, कहते हैं लोग इस एक बीमारी है, मेडिकल स्टोर पे इसकी दवा क्यों नहीं मिलती, मेडिकल स्टोर पे इसकी दवा क्यों नहीं मिलती। तो चलिए इसी के साथ आगे शुरू करते हैं आज की ये स्लाइड। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम के बीच में जो सेंट्रोमियर होते हैं जिससे क्या होता है, दो आर्म जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो उस आर्म के बेसिस पर हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम को क्या करते हैं, मतलब अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो बात करते हैं कि मेटासेंट्रिक, यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर दिस इज द सेंट्रोमियर, जहां क्या है, टू आर्म जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता है मेटासेंट्रिक पहला टाइप, दूसरा क्या है सबमेटासेंट्रिक, तीसरा एग्रोसेंट्रिक, चौथा टीलोसेंट्रिक, ठीक है। अब इस स्लाइड पर आप जो सब देख रहे हैं सब चीज की बात मैं करूंगा और आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर मेटासेंट्रिक लिखा हुआ है। मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर का मतलब यह है कि सेंट्रोमियर क्या है, क्रोमोसोम के बीच में एकदम देखिए दोनों साइड का क्रोमोसोम क्या है, बराबर है। फिलहाल मैंने अपने हाथों से बनाया तो थोड़ी बहुत इधर होगी, लेकिन आप देख सकते हैं जस्ट थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं मतलब होगी इधर उधर, लेकिन बहुत कम होगी। आप यहाँ देख रहे हैं जो ये जो सेंट्रोमियर है कहाँ, एकदम मिडिल में आप देख सकते हैं। और सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, कहता है कि सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, मतलब मिडिल में से थोड़ा सा दूर होगा, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, सेंट्रोमियर क्या है, एकदम दूर में है इस मिडिल से, ठीक है सेंट्रोमियर। आगे देखिए यहाँ थोड़ा शेप क्या हो रहा है, अलग टाइप का हो रहा है, ठीक है, छोटा दिख रहा होगा। और इसी के बेसिस पर हम लोग जनरली बात करते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर जो होता है, सेंट्रोमियर के बेसिस पर ही हम बात करते हैं, ठीक है। आगे देखिए एग्रोसेंट्रिक क्या है, एग्रोसेंट्रिक का सेंट्रोमियर इज नियर द टिप, जस्ट मतलब नियर, एकदम नॉट नियर पे, एकदम नियर मतलब कि टिप के आसपास में है लेकिन टिप पे नहीं है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है।
आप देखिए टीलो में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है सेंट्रोमियर एट द टिप, एकदम टिप पे है सेंट्रोमियर, देख रहे हैं आप एकदम टिप पे है, तो ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। अब इन सब की शेप किस प्रकार का है उस चीज को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जो मेटासेंट्रिक का जो देख रहे हैं शेप कैसा है, तो भी शेप का है। कैसा है, भी अल्फाबेट का जो लेटर होता है भी उसका शेप का है, ठीक है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एल शेप का है। कैसा, एल शेप का, यही याद रखना आपको। सब मेटासेंट्रिक कैसा, एल शेप का। एक्रोसेंट्रिक जो जे शेप का, अल्फाबेटिक लेटर जो होता है कैपिटल का, वो जे शेप का है। कैसा है, जे शेप का, ठीक है। और जो टीलोसेंट्रिक जो होता है कैसा होता है, टीलोसेंट्रिक का आकार आई होता है, स्मॉल आई के जैसा, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं आर्म रेशियो लिखा हुआ है, आर्म रेशियो इक्वल्स टू लार्ज आर्म अपॉन स्मॉल आर्म इक्वल्स टू पी आर्म अपॉन क्यू आर्म अपॉन पी आर्म। इस चीज से एक फॉर्मूला बनाया गया है, जिसके बेसिस पर इस चीज से क्या होता है कि ऐसी चीज की रेशियो निकलती है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, साइज ऑफ क्रोमोसोम को क्या के बेसिस पर हम ऑर्डर बता देते हैं कि किसकी क्रोमोसोम कितना बड़ा है। तो आर्म रेशियो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये यहाँ पर तो जिसकी साइज सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगा, उसके बेसिस पर उसका क्रोमोसोम ज्यादा बड़ा होगा। आप देख सकते हैं एक्रोसेंट्रिक को सबसे बड़ा दिखाया, सब मेटासेंट्रिक का, और मेटासेंट्रिक का आता है, उसके बाद सबसे अंतिम में छोटा आता है किसका, टीलोसेंट्रिक का आता है, ठीक है। ये चीज जस्ट ये ऑर्डर याद रख लीजिए, डायरेक्ट याद हो जाएगा, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ठीक है। ASMT इस प्रकार से क्या होती है, इस स्लाइड की बातें होती है। और एक चीज तो आपको याद रखना ही है, नहीं तो क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, ठीक है। तो अगले स्लाइड में हम बात करते हैं किस चीज की, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो तब तक इस स्लाइड को आप लोग लिखें, अच्छे से लिखें, मैं जस्ट आपको सामने आ रहा हूं। आइए दोस्तों, अब इस स्लाइड में हम बात करते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे है, देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें आप कुछ चीज का लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या है, एक मिनट। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर कुछ लोकेशन आपको दिख रहा होगा। ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखिए यह एक सेटेलाइट डीएनए बताया है, सेटेलाइट है, ठीक है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, इसे टीलोमर बोला गया। क्या बोला गया, इसे टीलोमर बोला गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्या है, डीएनए का क्या है, सिंगल स्टैंड ही है, डीएनए का क्या है, सिंगल स्टैंड ही डीएनए है, इसको टीलोमर कहा गया। ठीक उसी प्रकार इस बगल में देख सकते हैं आप, डीएनए का सिंगल स्टैंड ही है, जिसे टीलोमर कहा गया है, ठीक है। अब क्यों होता है टीलोमर, एंजाइम के कारण होता है, आगे हम आपको बताएंगे। आप जो ये स्पेस देख रहे हैं, ये क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को बताया गया, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जिसे NOR भी कहा गया है, नॉन रिकॉग्नाइज्ड रीजन। मतलब वहां पर क्या हुआ, स्टेनिंग नहीं हुआ, डाई लगाने के बाद भी स्टेनिंग नहीं हुआ इस जगह का डीएनए, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, नॉन ऑर्गेनाइज्ड रीजन बोला गया है, ठीक है। आप उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये और ये दोनों क्या है, ये बाहर वाला काइनेटोकोर बोला गया है, ठीक है। काइनेटोकोर जहाँ से स्पेंडल फाइबर जुड़ता है, और उसी स्पेंडल फाइबर से जुड़ने से क्या होता है, क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, ठीक है। ये प्रोटीन डिस्क भी बोला जाता है काइनेटोकोर को। आप इस साइड देखिए, इसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा गया है, जिससे सेंट्रोमियर, जिससे क्या होता है, सेंट्रोमियर का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, दो आर्म जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं, उसे सेंट्रोमियर कहा गया है। आगे देखिए, ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं डीएनए के चारों, और ये पेलिकल होता है, क्या होता है, पेलिकल का होता है, जो कि एक प्रोटीन होता है। और ये अंदर वाले मैट्रिक्स कहलाता है, जिसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, मतलब साइटोप्लाज्म को भी मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि लिक्विड पार्ट होता है, इसे मैट्रिक्स कहा गया है, ठीक है। अब देखिए कहता है कि डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, किसका है, डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम का है। अब देखिए डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम में क्या है, प्रोफेज मेटाफेज आता है, क्या कौन आता है, प्रोफेज मेटाफेज आता है। डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम में प्रोफेज मेटाफेज आता है, डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम में प्रोफेज मेटाफेज आता है, ठीक है। आगे देखिए, सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम में एनाफेज और टीलोफेज आता है, सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम में एनाफेज और टीलोफेज आता है, ठीक है, एनाफेज टीलोफेज आता है। अब कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, उन सब चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे।
तो इस स्लाइड को आप अच्छे से लिखिए और इसे देखिए कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ जनरल कुछ पॉइंट्स इसमें निकल के आते हैं, उस चीज़ के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे कि टीलोमेरेज एंजाइम है, जैसे टीलोमेरेज है तो क्यों बना, किस चीज़ से बना था उस चीज़ के बारे में बताएंगे। टीलोमेरेज एंजाइम के कारण होता है, ठीक है। अदर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, नॉन स्टैंडिंग पार्ट होता है, कहाँ पे होता है नॉन स्टैंडिंग पार्ट, किस नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे हम आपको। जस्ट आप बने रहिए और इसे अच्छे से बना करके आप देखिए। आइए दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करते हैं आपके सामने। जो हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कुछ बातें लिखी हुई है जो कि बहुत ही काम की है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हमने बताया था क्या अदर देन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, मतलब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जहां पे था उसके अपोजिट उस साइड क्या था, काइनेटोकोर था जो कि प्रोटीन डिस्क कहलाया था। ठीक है, अब उसके अलावा जो बातें हुआ था वहां पर क्या क्या था, नॉन स्टैंडिंग पार्ट जो था, जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन था, इस जगह जो था सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वो क्या था, नॉन स्टैंडिंग पार्ट, मतलब वहां डाई नहीं लग रहा था और वो स्टैंड नहीं हो सकता था। ठीक है, आगे लिखिए, देखिए लिखा प्रेजेंस ऑन क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22, मतलब जो नॉन स्टैंडिंग पार्ट जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में था वह क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22 पे था। ठीक है, आगे देखिए, कहता नॉन रिकॉग्नाइज्ड रीजन फॉर्म द न्यूक्लियस इन द टेलोफेज। कहता ये जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड रीजन जो बनता है ना, कहाँ बनता है, तो टीलोफेज में बनता है, न्यूक्लियस में टीलोफेज में बनता है। ठीक है, आगे देखिए सेटेलाइट की बात करते हैं। सेटेलाइट डीएनए जो था इधर, अब सेटेलाइट क्या होता है, कहता है SAT मतलब साइन एसिड थैमिनोन्यूक्लियो न्यूक्लियो। ठीक है, इसमें क्या था, थाइमोन्यूक्लियो। ठीक है, इसमें ये जो होता है थायमिन का पार्ट होता है, थायमिन नाइट्रोजन बेस का कंपोनेंट होता है। ठीक है, सेटेलाइट डीएनए से रिलेटेड होता है। ठीक है, आगे ये वाला पार्ट जो होता है क्या होता है, ग्वानिन रिच होता है। ठीक है, ग्वानिन रिच होता है और ये जो होता है टाइट पैकेजिंग होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन बोला जाता है। ठीक है, आपको हम देखा है कि यहाँ पर जो पार्ट बना था यहाँ पर सेटेलाइट वाला, उसमें क्या था, बहुत ही क्या था, कॉम्प्लिकेटेड टाइट पैकेजिंग था। और ये प्रेजेंट ये भी कहाँ होता है, 13, 14, 15, 21 और 22 क्रोमोसोम के पास ही होता है ये भी। अब देखिए टीलोमर के बारे में बात करते हैं। टीलोमर जो नीचे एक सिंगल स्टैंड, टीलोमर क्या होता है, टीलोमर जो होता है ना, ये सिंगल स्टैंड डीएनए होता है। हम इस चीज के बारे में बताए थे, टीलोमर इज द इंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का इंड वाला पार्ट जो होता है वो टीलोमर कहलाता है। और ये क्या होता है, सिंगल स्टैंड डीएनए होता है। वहां पर आप देख रहे होंगे एक ही डीएनए था। ठीक है, सिंगल स्टैंड डीएनए होता है एंड इट इज नाइट्रोजन बेस, और इसके जो नाइट्रोजन बेस होते हैं 5' से शुरू होती है और ये TTAGGG 3' ये होती है इसकी नाइट्रोजन बेस की बेस। कहता इट इज ग्वानिन रिच पार्ट एंड नॉन स्टिकी। ये जो होते हैं टीलोमरेज जो होता है क्या होता है, ग्वानिन रिच होता है और यहाँ पर कोई नॉन स्टिकी होता है। ठीक है, कैसा होता है, नॉन स्टिकी होता है। आगे देखिए, टीलोमर फॉर्म बाय टीलोमरेज एंजाइम। टीलोमर जो फॉर्म होता है वो टीलोमरेज एंजाइम के कारण होता है। किसके कारण होता है, टीलोमरेज एंजाइम के कारण होता है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ टीलोमरेज एंजाइम मेड अप फ्रॉम RNA एंड प्रोटीन, सो इट इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये जो बनती है टीलोमरेज एंजाइम जो बनती है किससे बनती है, RNA और प्रोटीन से मिलकर बनती है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है कि एजाइन बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ टीलोमरेज रिप्रेजेंट एजाइन। एजाइन क्या बोला जाता है, एजाइन। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब हम अगले स्लाइड में आपको कुछ और चीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड फिर जाकर के आगे हम बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, इस स्लाइड को आप लिखिए अच्छे से। आइए दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे और ये स्लाइड आज का लास्ट हो जाएगा। फिर अगले से सेल साइकिल का डिवीजन होता है, वहाँ पर उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और लेक्चर और चैप्टर अलग हो जाता है। ठीक है,
तो आइए, ये जो है आप देख रहे हैं कैरियोटाइप और आइडोग्राम, ये जो है टाइप्स ऑफ मतलब क्रोमोसोम को मेजरमेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। तो किस प्रकार से कर सकता है, उसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए कैरियोटाइप को क्या कर रहा है कि कैरियोटाइप के अंदर क्या होता है कि एक्सटर्नल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, मतलब बाहर से हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम को देखकर उसके शेप, साइज और सेंट्रोमियर का पोजीशन के बारे में बता सकते हैं कैसा है, ठीक है। आगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड आर्म रेशियो, इन सब चीजों के बारे में हम बता सकते हैं कैसे, कैरियोटाइप सिर्फ देख करके। लेकिन यहाँ पर क्या आइडोग्राम का यूज करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम साइज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमोसोम की साइज कैसी है, ठीक है। और कहा जाता है ह्यूमन क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर होता है और इसकी साइज क्या होती है 0.5 टू 32 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होता है 0.5 से 32 माइक्रोमीटर का होता है इसकी साइज, किसकी, ह्यूमन डीएनए की, ह्यूमन क्रोमोसोम की, ठीक है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात पॉइंट है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो कितना होता है क्या क्या होता है। तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है और ये न्यूक्लियस होता है। प्लास्टिड का तीन प्रकार होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ग्लिकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ये तीनों होता है। ये हो गया मेम्ब्रेन बॉन्डेड डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड और सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। तो आगे देखिए फिर लिखा है मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल में क्या क्या होता है, तो राइबोसोम होता है, सेंट्रियोल होता है, सेंट्रोसोम होता है और बेसल बॉडी और न्यूक्लियस क्रोमोसोम, ये होते हैं क्या होते हैं मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होता है। तो इन्हीं के साथ क्या होती है आज की लेक्चर खत्म हो जाती है। और जाते जाते एक शायरी सुन लो। कहा जाता है कि इस शायरी से को सुनने के बाद आपको एक लास्ट में आंसर भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो पानी से नहाता है और रिवाज बदलता है, जो पानी से नहाता है और रिवाज बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो दोस्तों जो ठंड में नहाते हैं वो क्या बदलते हैं, इन चीज़ों के बारे में आप बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, आज का लेक्चर बस इतना ही है। अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।